आप किसी और जगह चले जाते हैं या आप कंपनी छोड़ जाते हैं, तो जो अगला आपका जो 4 साल 10 महीने का वीज़ा होता है तो वो आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, वो आप नहीं ले सकते या वो आपका एक तरह से कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो पॉलिसी है 1 साल में काम करने वाली आखिरी कंपनी में, वो अभी तक जूं की तू है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने 1 साल काम किया है तो आप दोबारा बगैर टेस्ट के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया से जिन लोगों का वीज़ा, पहला वीज़ा जिन लोगों का ख़त्म हो रहा है, जब वो वापस अपना दूसरा वीज़ा लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए जो कोरिया ने अपनी गाइडलाइन जो दोबारा उन्होंने री एंट्री परमिट के लिए जारी की है उस बारे में है। मेरा दोस्तों, आप लोग बहुत खुश नसीब और लक्की इंसान हो कि जो कोरिया में आपको पहले वीज़े के ऊपर आकर, जो कि 4 साल 10 महीने का होता है, यहाँ पर काम करने का मौका मिला और उसके साथ साथ आपको 4 पैसे सेविंग करने का भी मौका मिला और आप लोगों ने कंपनी तब्दील नहीं की या आपने अपनी कंपनी में आखिरी 1 साल काम किया है, तो अब आप लोगों को दोबारा आगे जो वीज़ा है जो कि 4 साल 10 महीने का है, वो जो आपको मिलने का मौका मिला है, मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने कंपनी नहीं छोड़ी या जिन लोगों ने आखिरी कंपनी में 1 साल काम किया है। जिस तरह वक्त बदलता जा रहा है, इसी तरह कोरिया के लेबर के कवानीन में भी बहुत सारी तब्दीलियां आती जा रही हैं, जो कि उनमें से अक्सर कोरियन फैक्ट्री मालकान के बारे में और अक्सर जो फार्मर काम करते हैं उनके बारे में भी फ़ायदेमंद है। ये जो पॉलिसी थोड़ी इन्होंने बनाई हुई है, जो उन्होंने बताया है, वो उन लोग, ये सारी की सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो लोग अपना री एंट्री का परमिट लेते हैं और उसमें लापरवाही करते हैं, जिस वजह से उन्हें जो इनकी पचीदा जो इनकी ज़रूर जो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में उन्हें मालूमात होनी चाहिए, इनकी लाइल्मी की वजह से और नाअहली की वजह से जो इन्हें मालूमात दरकार होती हैं उसकी अदम मौजूदगी में ये अपने वीज़े को कैंसिल कर देते हैं। उसके लिए जो सबसे पहले इन्होंने जो अभी नई गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक जब आप कोरिया में अपना पहला वीज़ा कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी जो इंश्योरेंस के पैसे हैं, जो कि 5 लाख वन टिकट के पैसे होते हैं, वो भी आपको यहाँ से लेकर जाना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपकी कंपनी में जो आपकी तनख्वाह वगैरह रहती है तो उसको भी आपको लाजमी तौर पर लेकर जाना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपके जो इंश्योरेंस के पैसे वहाँ कंपनी में रहते हैं, इसके अलावा जो आपका तेजी काम होता है जिसे रिटायरमेंट अलाउंस कहा जाता है, तो वो भी आपको लेकर वापस जाना चाहिए। ये तीनों पैसे ऐसे होते हैं कि जो कि आपके अपने पैसे होते हैं और कोरिया में अक्सर मालिक ये ऐसे भी होते हैं कि जब आप वापस आएंगे तो फिर हम आपको दे देंगे या तेजी काम आप बाद में ले लेना, इस तरह के लड़के लालच कर जाते हैं। तो इसीलिए ये आईपीएस ने ये ऐलान किया है कि जो भी लोग वापस दूसरे वीज़े के लिए जा रहे हैं, क्या पता वो वापस आते हैं या नहीं आते या उनके साथ कोई मसला बन जाता है, तो उनको अपने ये सारे के सारे पैसे एक दफ़ा कोरिया से लेकर जाना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो कोरिया में इस वक्त बात फैली हुई थी कि ये पॉलिसी जो अभी तब्दील हो जाएगी कि जिन लोगों ने आखिरी कंपनी में 1 साल काम भी किया होगा, तो वो ये जो तब पॉलिसी है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वही लोग वापस आ सकेंगे जो लोग कमिटेड वर्कर हैं। जो इस शिक में ये लिखा हुआ है वो बात उन लोगों के लिए कुछ इस तरह से है कि अगर जो लोग काम कर रहे हैं और काम के दौरान जब वो काम कर रहे हैं तो उसके दौरान वो जब उनका टाइम थोड़ा रहता है तो वो जब अपने री एंट्री परमिट के लिए यानी कि अगले वीज़े के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो इसी टाइम के दौरान जो अपनी कंपनी छोड़ देते हैं या कंपनी बंद हो जाती है या आपके साथ कोई और इशू होता है या उनमें से वो लोग जिन लोगों को कोरोना की वजह से 1 साल का वीज़ा मिला है, जब वो अपनी कंपनी में आखिरी साल का जो आखिरी दिन होता है काम करते हैं और अगले वीज़े के लिए जो 1 साल का होता है जो कि आपने कैंसिल करवा कर फिर आप री एंट्री के लिए जाते हैं, इसमें अगर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और आपने पहले री एंट्री परमिट के लिए यानी कि अगले 4 साल 10 महीने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया और वहाँ से आपका वो इजरा या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है हो गया और आपने उसके बाद आपने यहाँ से आपने कंपनी अपनी छोड़ दी, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अगले वीज़े का किया होगा तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको दोबारा वो री एंट्री का परमिट नहीं मिल सकेगा। क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से आपका कोरियन फैक्ट्री मालकान के साथ मुआहदा होता है। अगर आप मुआहदे के खिलाफ वर्जी एक तक मुआहदा करते हैं कि आप वापस इसी कंपनी में आएंगे
जाएंगे और उसी मुआहदे के दौरान ही आप यहाँ कोरिया से आउट होने से पहले ही आप किसी और जगह चले जाते हैं या आप कंपनी छोड़ जाते हैं, तो जो अगला आपका जो 4 साल 10 महीने का वीज़ा होता है तो वो आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, वो आप नहीं ले सकते या वो आपका एक तरह से कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो पॉलिसी है 1 साल में काम करने वाली आखिरी कंपनी में, वो अभी तक जूं की तू है, उसमें कोई अर्ज नहीं है। आपने 1 साल काम किया है तो आप दोबारा बगैर टेस्ट के उसी कंपनी में वीज़ा लेकर आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो उन्होंने मज़ीद जो उन्होंने तब्दीली किया उसमें यह है कि अगर आप ई9 वर्क वीज़े के ई9 का जो वर्क वीज़ा होता है, जो आपका टाइम होता है, आप उसी टाइम के अंदर ही आपको यहाँ कोरिया से आउट हो जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका वीज़ा जब आपको जो आपकी आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है उससे आप 2 दिन 1 दिन 3 दिन पहले चले जाएं, जो अच्छी बात है। अगर आप 1 दिन भी ओवरस्टे हो जाते हैं और आपने मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी अगर आप 1 दिन भी आप कोरिया में इनलीगल रहते हैं तो आप दोबारा उसी कंपनी में अगला 4 साल 10 महीने का वीज़ा लेकर वापस नहीं आ सकते। आपका वीज़ा वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप कोरिया में इनलीगल हो चुके होंगे। और उसके बाद मालिक जो इसके बाद जो चौथे नंबर पर जो उन्होंने गाइडलाइन दिया वो कुछ इस तरह से है कि मालिक कोरिया चले जाने के बाद अगर आपका जो CCVI कराता है तो CCVI आपका उस वक्त मुमकिन होगा जब आप कोरिया को लीव करेंगे, कोरिया से डिपार्चर करेंगे। यानी कि कोरिया से आप जब चले जाएंगे उसके बाद ही आपका मालिक आपका जो CCVI होता है, जिससे सर्टिफिकेट ऑफ वीज़ा इश्योरेंस कहा जाता है, वो आपका उसके बाद अप्लाई करने का हाल होगा। उसके बाद आपका वो लेकर आपके जो आप कंट्री है, जिस भी आप कंट्री में रहते हैं, तो उसकी तरफ वो आपको भेजेगा। लिहाजा जब आप आउट नहीं करेंगे या अगर आप कहते हैं कि मालिक आपका जब आपके जाने से पहले ही आपको मालिक CCVI करा दे, तो ये इस तरह नहीं होता। यानी कि एक वीज़े के ऊपर दूसरा वीज़ा इशू नहीं हो सकता। और उसके बाद जब आप लोग जाते हैं तो मोस्टली हमारे दोस्त ऐसे हैं जो गलती कर जाते हैं, चाहे आप नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, EPS वर्कर हैं या किसी भी कंट्री के हैं या पाकिस्तान के हैं, तो आपको जाने से पहले लाजमी तौर पर अपना ID कार्ड जहाँ जो आपके करीब तरीन इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पर भी जमा करा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जमा नहीं कराते तो जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आप जाने से पहले जब आपका सारा कुछ बुकिंग वगैरह हो जाती है, बोर्डिंग वगैरह हो जाती है, तो जब आप एंटर होते हैं इमिग्रेशन के काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना लाजमी तौर पर कोरियन जो आपका ID कार्ड है उसको जमा कराएं, ताकि अगर आप ID कार्ड जमा करा के जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हम जा रहे हैं, हमारा वीज़ा कंप्लीट हो गया, हम अगला वीज़ा लेकर दोबारा आएंगे, तो वो वहाँ तक आपका सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप जमा करा के नहीं जाते तो फिर आपको दोबारा आप उसमें आने में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात होगी और आपको परेशानी होगी। इसी तरह एक पाकिस्तानी दोस्त ने किया भी है कि वो गलती से अपना ID कार्ड साथ ले गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मुझे ID कार्ड जमा कराना चाहिए था, उसका भी वीज़े का टाइम रहता था और कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ से करके गया था, तो वो अगले दिन फ़ौरन ही अपनी फ़्लाइट लेकर आया, 1 दिन यहाँ स्टे किया और जब दोबारा गया तो वो अपना ID कार्ड जमा करा कर वापस गया, तो दोबारा वो कोरिया में एंटर हो चुका है। तो लिहाजा जाने से पहले लाजमी तौर पर अपना कोरियन ID कार्ड जमा करा के जाएं। और उसके बाद अगर आप जब चले जाते हैं तो जाने के बाद आपको 7 दिन के अंदर अंदर जो आपका ऑफिस है पाकिस्तान में, जैसे OEC है या आपके बांग्लादेश में या आपके नेपाल में, आप किसी भी कंट्री से हैं, तो जो आपके कंट्री में जो आपको EPS को जो डील करता है उसमें जाकर आपको रिपोर्ट करनी चाहिए, उनके पास जाकर बताना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट जाता है उसके ऊपर आपको साइन करने चाहिए, और जो आपका ID कार्ड होता है उसकी कॉपी या आपका पासपोर्ट या टिकट के पैसे या मेडिकल का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको 7 दिन के अंदर अंदर वहां जाकर रिपोर्ट करनी होगी। अगर आप 7 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं करते तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि ये जो 1 महीने की जो पॉलिसी बनी है कि आप अपना वीज़ा जब कंप्लीट करके पहले जाते थे वो 3 महीने के बाद भी आ सकते थे। अब उन्होंने जो 1 महीने का शेड्यूल बनाया हुआ है वो इसीलिए बनाया है कि आप जल्दी जाएं और जैसे जाए अपना अगला प्रोसेस कंप्लीट करके फ़ौरन आप लोग वापस कोरिया आ जाएं। उन्होंने यानी कि आप जाने के बाद 1 महीने के बाद आप दोबारा कोरिया में वापस एंटर हो सकते हैं। और इसके अलावा जब इनमें से जो एक और अहम बात यह भी है कि जब आप यहाँ से चले जाते हैं तो आप अपने वीज़े का प्रोसेस, अपनी टिकट का प्रोसेस खुद नहीं कर सकते। जो आपका इदारा आपके कंट्री में काम कर रहा है आप सारा कुछ उन्हीं को देंगे।
आपका फ़्लाइट का शेड्यूल, आपका वीज़ा लगवाना और उसके अलावा जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी आपने मेडिकल करवा के उन्हीं को जमा कराना होगा। तो सारे का सारा शेड्यूल वही लोग बना कर देंगे। आप इंडिविजुअली तौर पर खुद अपने तौर पर उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह करते हैं तो फिर आपका वापस आना मुश्किल हो जाएगा और ये नामुमकिन सी बात है। जो भी जाता है वहाँ पर अपने उसी में जाता है, उन्हीं को अपने कागज़ वगैरह जमा कराता है और उस उसी सारा कुछ ये डील करके आपको दोबारा कोरिया वापस आने के लिए भेजती है। और उसके बाद जब आप जाएंगे उस वक्त कोरिया से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान से जब वापस आएंगे जो री एंट्री का लगवा कर, तो वहाँ पर भी आपको एक मेडिकल करवा कर जमा कराना होता है। अपनी बॉडी का जो होता है वो जमा कराना होता है। और उसके बाद जब आप कोरिया आकर दोबारा यहाँ एंटर होंगे, जो कि अब आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, तो आपको यहाँ आकर भी अपना एक मेडिकल कराना होगा, ताकि आप यहाँ से भी बिल्कुल फिट गए थे और वापस जब कोरिया में दोबारा एंटर हुए हैं, चाहे महीने के बाद, 2 के बाद, 2-3 के बाद जब आपका मेडिकल होगा, तो वो फाइनल पता चल जाएगा कि आप फिजिकली तौर पर मुकम्मल तौर पर फिट हैं। और उसके अलावा जिन दोस्तों का आपका कोरिया में रहते हैं, जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पहला वीज़ा कंप्लीट हो जाता है, तो जाने से पहले आप अपने जितने भी अकाउंट हैं वो सारे चाहे बंद कराएं या ना कराएं, आपकी मर्जी। अकाउंट सारे के सारे ओपन रहते हैं, लेकिन आप अपना एक अकाउंट लाजमी तौर पर यहाँ ओपन रख के जाएं, ताकि जब आप वापस आएंगे तो वहीं आपका अकाउंट होगा और उसमें जैसी आपकी सैलरी आएगी या आपके जो पैसे वगैरह कुछ उसमें होंगे, तो जो आपकी टिकट के इंश्योरेंस के पैसे हैं वो फ़ौरन तौर पर आपके उस अकाउंट से वो खुद ही काट लेंगे। यानी कि आपका एक अकाउंट कोरिया में ओपन होना चाहिए। और अगर आपके ज़्यादा अकाउंट हैं या आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो आपका इतना इशू नहीं बनता कि आप लोगों ने अकाउंट कोरिया में बंद करा कर क्यों नहीं गए। जिसके पास कोई मोबाइल है या अपनी कोई सिम ली हुई है या कोई गाड़ी के चार्जेस रहती हैं या कोई जुर्माने रहते हैं, तो आप सारे ये चीज़ें अपनी क्लियर करके जाएंगे, तो वापस आपको आते हुए कोई मसला नहीं होगी। ये नई इन्होंने री एंट्री लोगों लेने वालों के लिए, जो लोग अपना अगला वीज़ा लेने के लिए जाएंगे, उनके लिए इन्होंने ये थोड़ी बहुत उन्होंने तब्दीलियाँ करते हुए बनाई हैं। मज़ीद आप लोगों ने कोरिया से जब अपना री एंट्री का दूसरा वीज़ा लेना है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, वो मुकम्मल तफसील से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि वो कौन कौन सा पेपर कहाँ कहाँ से आप मालिक से मिलकर वो आप ऐसा ऐसा करेंगे, तो आपका जल्दी प्रोसेस वो कंप्लीट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने दूसरे पाकिस्तानियों को, या आप अपने नेपाल के हैं या आप बांग्लादेश के हैं, तो अपने दोस्तों की हेल्प के लिए उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि हमारे लोगों में, सब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा है। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।